नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज दोस्तों हम आपसे चर्चा करने जो आए हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक तकनीक के बारे में आए हैं जिसे आजकल ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यूज़ नहीं करते। और इस तकनीक की मदद से आप अपनी चल रही वर्तमान दशा, भुक्ति, अंतर का अनुमान लगा सकते हैं या आने वाली भविष्य में किसी भी दशा का आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी या उसका फल किस रूप में हमें मिलेगा। इवन की इस तकनीक की मदद से दोस्तों आप गोचर को भी पकड़ सकते हैं बड़ा इजीली। लेकिन अफसोस, जैसे मैंने कहा कि आजकल इस टेक्निक को ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं कि अभी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जब मैं पूछता हूँ कि आपको वैदिक सीखी है तो हाँ जी सीखी है। तो कहाँ से सीखी है, क्या सिखाया आपको? तो ज़्यादातर का जो कहना होता है कि जी जो टेक्निक आप पूछ रहे हैं या जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं वो हमें नहीं सिखाई जाती या हमने नहीं सीखी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखिए, हमें हमारे पास जो भी जातक आता है कुछ ना कुछ वो प्रेडिक्शन लेने आता है, और प्रेडिक्शन देने में ये टेक्निक जो है बेस है। वो किसी को भी कुछ बताना हो कि उसको इस दशा में या आने वाली दशा में क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इस रिजल्ट का नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिजल्ट होगा वो आपको बढ़कर मिले या इसका कम मिले वो अलग चीज़ है। क्योंकि देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी वर्तमान दशा भुक्ति अंतर का रिजल्ट देखने वाले हैं, ये टेक्निक ये तो बता देगी कि आपके साथ ये चीज़ें जो हैं इस चीज़ पीरियड में हो सकती हैं। लेकिन अब चार्ट में जिस प्लैनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस भाव में है, किस राशि में है, या कौन से प्लैनेट के साथ उसकी युति है या उसके ऊपर दृष्टि है, और उसके बाद उसको षडमल में देखो, विनाष्टक वर्ग में देखो, मतलब अलग अलग वो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम उसे पकड़ते रहते हैं कि ये कब कब कैसा कैसा रिजल्ट होगा। लेकिन इस टेक्निक ये बता देती है कि आपके साथ इस दशा में, इस भुक्ति में या आने वाली दशा किसी में ये हो सकता है, या गोचर में भी इवन ये टेक्निक जो है बड़ी भी हेल्पफुल है। मैं उन सभी दोस्तों से कह रहा हूं जो किसी भी विद्या में, चाहे वो केपी करें, चाहे वो वैदिक करें, चाहे वो लाल किताब करें, कुछ भी करें, लेकिन वैदिक बेस हमारा वैदिक है और वैदिक में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी एक टेक्निक मैं इसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं कि ये टेक्निक है क्या, इसका नाम क्या, और इसको यूज़ कैसे करते हैं। और डेली आप जो राशिफल देखते हैं ना यूट्यूब पर या टीवी पर, इसकी मदद से आप वो भी जान सकते हैं कि आज मेरे साथ कैसा या क्या हो सकता है। और इस टेक्निक को कहते हैं तारा चक्कर या तारा बल, तारा विचार। इवन की मुहूर्तों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी जातक जातिका की जब हम शादी के लिए जन्म पत्रिका मिलाते हैं तब भी तारा बल के बारे में विचार किया जाता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं कि ये तारा चक्कर, तारा बल, तारा विचार है क्या, और इसको कैसे हम यूज़ करें मुहूर्त में, और जो हमारी वर्तमान दशा भुक्ति अंतर चल रहा है या किसी भी आने वाली दशा के बारे में हमें अंदाज़ा लगाना है। देखिए दोस्तों, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं, और इनके 9 जो हैं स्वामी होते हैं। मतलब 3 नक्षत्रों के पीछे एक स्वामी उसका ग्रह होता है। 27 नक्षत्र, इनको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एक जो पार्ट बनेगा, एक सर्कल जो पहला बनेगा, वो एक नक्षत्र से 9 नक्षत्रों का एक पार्ट होगा, सर्कल होगा। इसी तरह दूसरा 10वें से लेकर 18 तक दूसरा पार्ट होगा, और 18 के बाद 19 से लेकर 27 तक तीसरा पार्ट होगा। पहला नक्षत्र जैसे मैंने कहा कि अश्विनी, और 9वां नक्षत्र जो होता है वो अश्लेषा। इसी तरह 10वां नक्षत्र जो है वो मगा, और जो 18वां नक्षत्र होगा वो आपका ज्येष्ठा बनेगा। इसके बाद 19वां नक्षत्र वो मूला, और जो 27वां नक्षत्र वो रेवती बनेगा।
अब जो मैंने 3 पार्ट किए थे इन नक्षत्रों के, तो जो जैसे कि मैंने कहा कि पहला अश्विनी, और उसके बाद 10वां मगा, और उसके बाद जो 19वां नक्षत्र है मूला, इन तीनों का स्वामी केतु बनता है। इसी तरह आप सीक्वेंस में बाकी जो है प्लैनेट देख सकते हैं। अब मैं लास्ट वाले की बात करता हूँ कि जो पहले भाग में 9वां नक्षत्र, दूसरे भाग में जो 18वां नक्षत्र, तीसरे भाग में जो 27वां नक्षत्र है, जिसे हम पहला भाग में आएगा 9वां नक्षत्र, वो अश्लेषा का है, और दूसरे भाग में जो 18वां नक्षत्र आएगा वो ज्येष्ठा है, तीसरे भाग में जो 27वां नक्षत्र आएगा वो रेवती है, और इन तीनों का स्वामी बुध बनता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी ज़बरदस्त टेक्निक हमें दी है ये जानने के लिए कि जो भी दशा भुक्ति अंतर चल रहा है या किसी भी प्लेनेट की दशा आने वाली है उसके बारे में हमें जानना है, या हमें गोचर पकड़ना है, या डेली का रूटीन जो लोग राशि फल देखते हैं उनके लिए भी ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया कि उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने कहा कि किसी ना किसी चंद्रमा नक्षत्र में होगा जब हमारा जन्म हुआ, या किसी भी बालक का जन्म होगा तो चंद्रमा उस समय इन 27 नक्षत्रों में से किसी ना किसी एक पर होगा, और उन्होंने उसको पहला नंबर दे दिया। इसको इस तरीके से आप समझिए, और नाम दिया जन्म तारा। इस तारे में जातक का जन्म हुआ, और नाम भी इतने उन्होंने बढ़िया दिए हैं कि आपको रट्टा लगाने का या इतना वो याद रखने का कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये नक्षत्र जो है क्या करने वाला है, ये तारा जो है क्या करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जन्म नक्षत्र के बाद जो दूसरा नक्षत्र आता है उसका उन्होंने नाम रख दिया संपत। संपत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब है सुख समृद्धि। उसके बाद उन्होंने तीसरा नक्षत्र, उसका नाम जो रखा जन्म नक्षत्र से विपत्ति। विपत्ति से आप समझ ही सकते हैं किसी भी तरह की विपत्ता आना, दुर्घटना होना, हानि होना। फिर उन्होंने फोर्थ नक्षत्र शेम रखा, उसका नाम अच्छा नक्षत्र है, सुख समृद्धि देने वाला है, खुशहाली देने वाला है। फिर उन्होंने 5वां रखा प्रत्यारी, मुड़कर वार करने वाला, शत्रु बाधा। फिर उन्होंने 6वां जो नक्षत्र था उसका नाम रख दिया साधक, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला तारा, ये भी अच्छा है। इसके बाद उन्होंने 7वां नक्षत्र रख दिया, उसका नाम रखा वध। अब वध से आप समझ जाएंगे कि मानसिक या शारीरिक कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट। 8वां जन्म नक्षत्र से जो है तारा, उसका नाम उन्होंने रखा मित्र तारा। मित्र से समझ जाएंगे कि मित्र अच्छा है। उसके बाद लास्ट 9वां जो था उसका नाम रखा उन्होंने अति मित्र तारा। अब अति मित्र का आप समझते हैं बेस्ट फ्रेंड, तो ये भी अच्छा है। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जो जन्म तारा, जिस तारे में जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, इसको आप मध्यम मानकर चल सकते हैं, सुख दुख देने वाला ये तारा है। बाकी के जो तारे, जैसे कि तीसरे की बात की, 5वें की बात की, मैंने 7वें की बात की, ये बुरे तारे हैं उन्होंने कहा। अब यदि हम बात करें, एग्जाम्पल ले लें कि किसी का जन्म जो है अश्विनी नक्षत्र में हुआ, तो दूसरा अश्विनी के बाद जो नक्षत्र आता है सीक्वेंस, वो भरनी का आता है। तो हम कहेंगे भरनी जो है उस जातक के लिए संपत तारा है, अच्छा है। मतलब मान लो अभी किसी जातक को दशा भुक्ति चल रही है किसी भी प्लेनेट की, और जन्म का वो प्लेनेट दशा भुक्ति या अंतरलोड जो है वो यदि भरनी नक्षत्र में होगा, तो हम कहेंगे देखिए जन्म से ये भरनी नक्षत्र, ये प्लेनेट जो है भरनी नक्षत्र में बैठा हुआ है और आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड है, तो ये अच्छा फल देगा, सुख समृद्धि देगा। इवन की गोचर में भी कोई प्लेनेट जब भरनी नक्षत्र पर जाएगा, इवन की भरनी अकेला भरनी नहीं है, भरनी देखिए शुक्र का नक्षत्र, तो शुक्र के अंदर भी 2 नक्षत्र और आते हैं, जैसे कि पूर्व फाग्नि आएगा 11वां नक्षत्र, और इसी तरह 20वां नक्षत्र जो होगा वो पूर्व शाडा होगा। तो मतलब कोई भी प्लेनेट गोचर में जब इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक में जाएगा, तो हम कहेंगे कि शुक्र के नक्षत्र में गया, और ये नक्षत्र जो है आपके जन्म नक्षत्र से
यदि वो इसमें गया भरनी में गया हम कहेंगे दूसरा है, यदि उसमें गया पूर्व फाल्गुनी में गया तो हम कहेंगे आपका जन्म नक्षत्र ये 11वां नक्षत्र बनता है, और यदि वो गया पूर्वाषाढ़ा तो हम कहेंगे आपके जन्म नक्षत्र से ये 20वां नक्षत्र बनता है, जो कि सुख समृद्धि देने वाला। इसी तरह आप बाकी के नक्षत्रों को, तारों को जान सकते हैं कि मान लीजिए किसी का जन्म की जो भी किसी प्लैनेट के बारे में किसी ने विचार करना हो, देखना हो, मान लो उसका वो जो जन्म का जो प्लैनेट है वो कृतिका नक्षत्र में हो, तीसरे नक्षत्र में हो, तो हम कहेंगे भाई व्यक्ति तारे में है, ये जन्म नक्षत्र से तीसरा बनता है। इवन कि अब सूरज के भी 3 नक्षत्र होंगे क्योंकि 3 नक्षत्र उसके अंडर आते हैं, जैसे कि कृतिका हुआ। अब 3 कैसे याद करेंगे, अब सीधा याद करिए, 3 में आप 9 जोड़ दीजिए, 12वां जो है वो भी व्युक्ति नक्षत्र होगा। 12 में आप 9 जोड़ दीजिए आगे, 21वां नक्षत्र भी व्युक्ति नक्षत्र होगा, ठीक है, जो कि सूर्य के नक्षत्र बनेंगे। इसी तरह आप बाकी के नक्षत्रों को जान सकते हैं कि ये नक्षत्र जो है मेरा कहाँ है। इवन कि जो ये जन्म जो मैं तारे की बात कर रहा हूँ, तारा चक्र की बात कर रहा हूँ, इवन कि इसको मुहूर्त के समय भी यूज़ करते हैं। मान लो आप कोई पर्टिकुलर मुहूर्त देखने पूछने जा रहे हो किसी के पास, और जो आप उन्होंने कहा कि इस तरीक का मुहूर्त देखिए ये कैसा है, तो आप देखिए कि यदि उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है, यदि वो आपके जन्म नक्षत्र से तीसरे में 9 जोड़ दीजिए, 12वां 9 में फिर 12 में फिर 9 जोड़ दीजिए तो 21वां बना, तो वो नक्षत्र जो है अच्छा नक्षत्र नहीं है मुहूर्त के लिए। इसी तरह आप 5 में 9 जोड़िए, 14 में आप 9 जोड़ दीजिए तो 23वां, तो वो नक्षत्र भी अच्छे नक्षत्र नहीं है। इसी तरह 7 में 9 जोड़िए, 16वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र से, और 16 में 9 जोड़िए, 25वां नक्षत्र जो है वो भी बुरा नक्षत्र है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, सिर्फ पुष्य नक्षत्र को छोड़ा गया है, यदि वो आ रहा है तो ठीक है। इसी तरह मैंने बात की, जब हम किसी लड़का लड़की की शादी का वो जन्म चार्ट मिलाते हैं कि इसमें मिलाइए जी, तो वहाँ भी इस तारे का विचार किया जाता है कि लड़के के जो जन्म नक्षत्र है उससे लड़की का जन्म जो तारा है, नक्षत्र है, वो कितना बनता है। क्या यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। इसी तरह लड़की के चार्ट में देखा जाता है लड़के के बारे में, यदि दोनों का अच्छा आ रहा है, दोनों अच्छे तारे में है तो बहुत बढ़िया। लेकिन यदि एक का मतलब नहीं आ रहा, एक का आ रहा है, तो हम कहेंगे भाई ये मध्यम हुआ। यदि दोनों का एक दूसरे के, मान लीजिए लड़के का जो जन्म नक्षत्र है और लड़की का जन्म नक्षत्र है, लड़के के जन्म नक्षत्र तीसरा बनता है तो वो बुरा है। इसी तरह मान लीजिए लड़की के जन्म नक्षत्र से लड़के का जन्म नक्षत्र 7वां बनता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो बुरा है। सो मेरे कहने का मतलब, और इवन की जो मैं अभी कह रहा हूँ कि आप जो राशिफल देखते हैं उसको भी आप इसी तरीके से देखिए, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी आज की चर्चा, और चर्चा मुझे जो ये मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, आप दोस्तों से, तारा बल, तारा विचार के बारे में। एक्चुअल ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शनि का, मैंने कहा था कि वो श्रवण नक्षत्र में जा रहा, वहाँ किसी भाई साहब ने उस वीडियो को नीचे कमेंट किया था कि तारा बल, तारा विचार करना चाहिए। तो मेरे याद आया मुझे भी आप लोगों के साथ इस चर्चा को जो है शेयर करना चाहिए। और बहुत अच्छी टेक्निक है, जो ज्योतिष में प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे दोस्त मित्र, चाहे आप किसी में भी करिए, लाल किताब में करिए, वैदिक में करिए, केपी में करिए, किसी में करिए, लेकिन किसी भी इवेंट को पकड़ने के लिए, किसी भी दशा भुक्ति यंत्र को पकड़ने के लिए, या गोचर पकड़ने के लिए आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए। बहुत अच्छी और बढ़िया टेक्निक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चर्चा आज की अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका जो लिंक है अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।